नमस्कार आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन अनदर एपिसोड ऑफ द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे हफ्ते की सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। हफ्ते की, महीने की, या अगर ढंग से देखा जाए तो साल की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं, द कोलैप्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। कोशिश करूंगा जोक्स कम से कम रखूं क्योंकि पूरी कहानी ही जोक्स है। लास्ट अपडेट, नीट का पेपर लीक हुआ था। सीबीएसई में ओएसएम में गलत मार्किंग हुई थी जिसमें भारत में कम मार्क्स मिले थे पाकिस्तानी बच्चों को, है ना बेशरम। अब मैं आपसे बोलूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे देश में कौन से होते हैं, आप मोस्ट प्रोबेबली बोलोगे भाई यूपीएससी, एसएससी, आजकल सीयूईटी, तीनों में ही झोल। नीट के बच्चे वहां पिटी रहे थे कि यूपीएससी वाले बच्चे भी आ गए डंडा खाने। यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। बच्चों ने बोला यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर पता नहीं क्या है, ऐसा सेट किया कि उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से मतलब नहीं है, उनको बताओ तुम डीप माइन्यूट डिटेल। सवाल ऐसे नहीं थे कि नोबेल प्राइज किस प्रोफेसर को किस लिए मिला, नहीं, पर जिसको मिला वो किस यूनिवर्सिटी के कैंटीन में किस टाइम पे कौन सा डिश खा रहा था। कॉम्प्लेक्स वर्डिंग, पुअर ट्रांसलेशन, एक तरह से लक बेस्ड एग्जाम आया। चलो बेनिफिट ऑफ डाउट, हर साल बच्चे कह देते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, एग्जाम पेपर ही गलत सेट हुआ था। फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर हुआ, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, जगह जगह एग्जाम सेंटर में मिसमैनेजमेंट हो गई। यहां कह रहा है कि गूगल करो एसएससी पेपर लीक तो कितनी बार आता है, रुक जाओ, एसएससी पेपर लीक हाउ मेनी टाइम्स, और क्या लिखना है, इन इंडिया। चलो 90 एग्जाम पेपर लीक इन अ डेकेड। जितने पेपर लीक हो रहे हैं इनको पैड में लपेट के देना चाहिए। नीट पेपर लीक में सीबीआई जांच जारी है जिसमें 2 लोगों को और अरेस्ट कर लिया गया। अभी कुल मिला के 13 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। मोस्ट ऑफ देम आर टीचर्स, मोस्ट ऑफ देम जिन्होंने पेपर सेट किया था उन्होंने ही लीक किया। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि लीक अंदर से ही हुआ है। टेम्पॉन भी दे सकते हो साथ में, कुछ शर्म आया है। और नेशनलिज्म का चूरन ऐसा चटाते हैं ना ये लोग। अब बोल रहे हैं कि पेपर ठीक नहीं हो रहा, अब हम एयरफोर्स हमारी आके पेपर सेंटर में डिलीवर कराएगी। हाँ, सीधा सुखोई घुसेड़ देना मेरे। 60,000 करोड़ के रफाल इसलिए मंगाए थे ताकि नीट का पेपर अच्छे से करा सके। मास्टर स्ट्रोक, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बेसिक एग्जामिनेशन के लिए एयरफोर्स की जरूरत पड़ रही है। ये एग्जाम की बुराई है या एयरफोर्स की बेइज्जती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहला ऐसा देश है जहां एजुकेशन मिनिस्ट्री डिफेंस बजट खा रही है। विश्व गुरु स्टफ। वाह मोदी जी वाह। अखिलेश यादव का ट्वीट पढ़ते हैं। Question papers for NEET re-exam will be transported with the help of airforce. There's no fault on the part of his ministry. It's all postal department fault. And the police system under the home ministry is now neither effective nor reliable anymore. बीच में डाकिया डाक ला रहा था ना, इसलिए पेपर लीक हो गया। अब कबूतर आएगा। डाकिया डाक लाया से कबूतर जा जा जा। It was right there. I couldn't ignore it. और भाई हर कोने से पर कच्चे उड़े हुए हैं। तो एनसीईआरटी छोड़ो, सीबीएसई वाले ओएसएम पे गाली खा रहे थे तो इन्होंने एनसीईआरटी को दी गाली, सीधी सरकार की प्लेबुक कॉपी की है, पीआर करवा रहे हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। जितने भी सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपलों को बोला गया है कि सुनो, सीबीएसई की जरा तारीफ करा दो, बोल दो कि बहुत बढ़िया ओएसएम हुआ है, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट पढ़वाओ जरा। है बच्चों को ग्रुप में बोल दिया कि सुनो, कोई गलती से कोई पोस्ट शेयर करे, क्रिटिसाइज करे, रीट्वीट ना दिख जाए, तुम्हारे लाइक ना दिख जाए, तुम्हारी अटेंडेंस काट लेंगे। और उनके प्रिंसिपल देखो जरा। Today I wish to address all the parents and students regarding the recent class 12 results and to address some of the questions and anxieties that naturally accompany this crucial milestone. This year, CBSE has taken a massive step towards modernizing our examination ecosystem by introducing the on-screen marking system. CBSE लगातार इवैल्यूएशन प्रोसेस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, एक्यूरेट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। अरे ऐसे कौन स्क्रिप्ट पढ़ता है, कम से कम अपने मेलोडी मैन से स्क्रिप्ट पढ़ना तो सीख लो। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ये नकल पे क्या ध्यान देंगे, इनसे खुद तो हो नहीं रही। तो ये हैं बड़े बड़े महंगे महंगे अंग्रेजी के स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल, थू है इन लोगों पे। ये बच्चों को पढ़ा रहे होंगे मॉरल्स, एथिक्स, ऑनेस्टी, करेज, खुद की फट के चार हो गई। अपने ही बच्चों के फ्यूचर की स्टैंड लेने की बात आई तो एआई अवतार बन के खड़े हो गए। ये बनाएंगे हमारे बच्चों का भविष्य। प्लीज पेरेंट्स देख रहे हो तो इनके स्कूल से तो निकाल दो। तो इनके स्कूल में पढ़ा तो तुम्हारा बच्चा कुछ बने ना बने, ऑनेस्ट इंसान तो नहीं बन पाएगा।
पेपर लीक तो फिर भी ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन इनकी वेबसाइट तक हैक हो गई। और इनके रीजनल हेड से पूछा कि भैया वेबसाइट हैक हो गई, तो बोल रहे हैं कि नहीं पेपर तो ऑफलाइन होता है, तो वेबसाइट कैसे हैक हो गई? ये तो सेंस ही नहीं बना रहा। इसमें जो आपके प्रश्न है वेबसाइट हैक होने का, इसको पूरे सिरे से मैं नकार रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन मोड में होती है, तो वेबसाइट हैक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आज बड़े गर्व से बोलना चाहता हूं, मैं आईसीएसई से पढ़ा हूं, क्योंकि सीबीएसई के अधिकारी अगर ऐसे हैं तो क्या बोलूं, इनकी एजुकेशन सिस्टम, इनके खुद के अधिकारी अपने बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाए। पेपर ऑफलाइन हुआ है तो साइट हैक नहीं हो सकती। हेलो, मैं लॉजिक का दोस्त बोल रहा हूं, उसने सर्फ खा लिया है। इस आदमी का आईक्यू इतना हाई है, इसको टाटा नमक और टाटा टियागो में अंतर नहीं पता होगा। देखो, नीट क्लीन बोल्ड, एसएससी कॉट आउट, सीबीएसई रिटायर्ड हर्ट, और आखिरी विकेट गिरा है सीयूईटी का। सीयूईटी का एग्जाम आ रहा था, उसमें भी टेक्निकल ग्लिच आ गई। महाकुंभ अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया, एग्जाम नहीं हो पा रहा। आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी हम हैं जो रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। जी, सामने से रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था, पैड में लपेट के। अभी तो सुधर जाओ। वापस आते हैं सीबीएसई के मामले में। इनकी वेबसाइट हैक हो जा रही है, बच्चे कार्टून चला दे रहे हैं उसमें। ये एनसीईआरटी का सिलेबस बदलते घूम रहे थे, हमें लग रहा था वही सबसे बड़ा इशू है। अब समझ में आ रहा था रॉट इज विद इन द सिस्टम। तो मैं जब पिछले साल पेपर लीक हुआ था, तो उन्होंने जो एजेंसी थी एडिक्विटी, उस पर आया था कि उन्होंने एडिक्विटी को कैसे अपॉइंट किया, एडिक्विटी ने क्या किया, कैसे उनको टेंडर मिला, वो स्कैम समझ में आया था। अब सेम चीज हुई है सीबीएसई में। सीबीएसई माइट जस्ट बी अनदर सिमिलर स्कैम। अभी एलिगेशन सुनाएंगे, पर अगर ये साबित हो जाता है तो ये स्कैम बोलना बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि भाई ये स्कैम नहीं है, क्राइम नहीं है, पाप है ये पूरा। तुमने अधबूढ़े जवान भी नहीं छोड़े, छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खेल लिया तुमने। धार्मिक आदमी नहीं हूं, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं कि सच ना हो, क्योंकि अगर है तो नर्क में सड़ना सालू। एक बच्चा है सार्थक सिद्धांत करके, आई एम प्राउड ऑफ दैट नेम। जब ये एनसीईआरटी सिलेबस बदलने में बिजी थे, उसने लूप होल्स निकाले। I have just compared both of them and I found some discrepancies. बाय द वे, बच्चा है जिसने पूरा स्कूप सामने निकाला है, ये जिम्मेदारी थी टीवी मीडिया की। लेकिन उनका सबसे बड़ा सवाल है, मेलोडी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है प्रकाश? He said that टेंडर ऐसे दिया गया है that it comes close to institutional manipulation. सीबीएसई ने बार बार टेंडर फ्लोट किए, बार बार रूल चेंज किए, तब तक जब तक कोएम्ट नाम की एजेंसी को टेंडर नहीं मिल जाता। वही कंपनी है जिसकी हिस्ट्री बड़ी खराब रही है। पहले तेलंगाना स्टेट बोर्ड के एग्जाम नहीं करा पाए थे, 23 बच्चों की जान चली गई थी उसमें। पहले कंडीशन थे कि अगर किसी एजेंसी का पुअर परफॉर्मेंस है, पहले ब्लैकलिस्ट हुआ कर जाते थे, अब ब्लैकलिस्ट वाला क्लॉज हटा दिया। बोर्ड ऑफिशियल्स की रिक्वायरमेंट चेंज कर दी गई। एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी नापने का तरीका होता है CMMI, उसको 5 से 3 कर दिया। तो एक ग्लिचेस आए ना सॉफ्टवेयर के चक्कर में आए, क्योंकि सस्ता सॉफ्टवेयर के लिए टेंडर के रूल चेंज किए गए। पहले एजेंसी का अपना सर्वर होना था, इनके पास नहीं था, सर्वर ओनरशिप के रूल चेंज कर दिए, नहीं AWS पे भी चलेगा। इस पे भी अगर तुम सपोर्ट करने आओ तो बिल्कुल कर लेना, पर पहले जाके पूरा पढ़ लो क्या कह रहा है। मेरे ट्विटर पे मैंने रीट्वीट भी किया है, वहां भी जाके पढ़ सकते हो। जिनको टेंडर दिए जा रहे हैं वो डिजर्व नहीं करते, उनको मिल रहा है, वो गलत तरीके से एग्जाम करवा रहे हैं, और एग्जाम करा रहे हैं, उसमें पेपर लीक हो रहे हैं, साल दर साल लीक हो रहे हैं, हर पेपर लीक हो रहा है, हर जगह से फील्डिंग सेट है। इसको कहते हैं एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स। प्रॉब्लम पेपर लीक होना नहीं है, प्रॉब्लम है बार बार पेपर लीक होना, जिससे बच्चों का जो भरोसा उठ जाएगा इस पूरे सिस्टम से कि भैया हम एग्जाम क्लियर करके नौकरी लगा लेंगे अपनी। 23 बच्चों की जो तेलंगाना में जान गई, इतने सारे बच्चे सीबीएसई, सीयूईटी, नीट, ये जो बच्चे हम खो दे रहे हैं जान से, वो है नुकसान। उसकी भरपाई कौन करेगा? एक रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ पे, पिछले हफ्ते इन्हीं सारी चीज़ों पे बात की थी तो हमारा एपिसोड एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उसकी रीच किल कर दी गई। हो सकता है इस वीडियो की भी कर दी जाए, तो सिर्फ मांगने के लिए नहीं, अब तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई प्लीज़ ये कंटेंट और लोगों तक पहुँचे, तो इस एपिसोड को एक बार लाइक कर देना, लोगों के साथ शेयर कर देना। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना पढ़ लिया है, जितना समझ लिया है, इतना गालियाँ देने का मन कर रहा है ना, बस रोके हुए हैं कैसे भी करके, क्योंकि कॉकरोच है ना, कॉकरोच गाली थोड़ी देता है, बस जूते के नीचे कुचला जाता है। स्नेहा चौधरी बोलती है, सार्थक भाई, aren't you afraid of speaking so openly about government actions? Have you ever faced threats, pressure or attempts to remove your videos, especially considering how some journalists and smaller creators who speak critically sometimes face serious consequences for honest reporting? होता है यार, बहुत कुछ होता है, बहुत मेल्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, मतलब अब वो सब चीज़ें अगर मैं बताने लगूँ तो शायद तुम उतने फन से सुन नहीं पाओगे जितने फन से मैं बोलता हूँ, तो वो सब मेरी प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी नहीं है। बट ये है कि जब तक बोल पा रहा हूँ तब तक बोलूँगा, जब वो पॉइंट आ जाएगा कि यार ऑनेस्टली नहीं बोल पाऊंगा तो नहीं बोलूंगा। तो जिस दिन ही आना बंद हो जाए उस दिन आना तो बंद नहीं होगा खैर, बट हाँ, बट यू डोंट थिंक अबाउट इट। होता है, बट
मेरा काम है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईपीएल। हालांकि राजस्थान इस बार आईपीएल फाइनल में नहीं पहुंची, लेकिन वैभव सूर्यवंशी इस पूरे सीजन के हाईलाइट प्लेयर रहे। अगर आप क्रिकेट से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे और अगले कई सालों तक सुनोगे। इस लड़के का बच्चे का नाम हर किसी की जुबान पे है। कोई कह रहा है नेक्स्ट सचिन है, कोई कह रहा है वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है। एंड इफ यू स्टिल डिड नॉट अंडरस्टैंड द हाइप अराउंड वैभव सूर्यवंशी, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, इंडिया में क्रिकेट सबसे ज्यादा चलता है, सबको पता है, पर क्रिकेट में इंडिया में बहुत टाइम से कोई एक्स फैक्टर प्लेयर नहीं आया था। एक टाइम पे इंडिया में क्रिकेट सचिन के नाम पे चलता था, फिर काफी टाइम तक धोनी ने अपनी लेगेसी बनाई, कोहली ने अपनी लेगेसी बनाई। पिछले कुछ सीजन से लोग धोनी कोहली को देखने आते थे। मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा 45 एंड बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह की भी अपनी फैन फॉलोइंग है। अभी इससे पहले क्रिकेट का बहुत ओवरलोड हो गया था, पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, फिर T20 वर्ल्ड कप, इसलिए इस बार लोग आईपीएल के गेम इतने नहीं देख रहे थे। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के गेम सबने देखे। वाई? वैभव सूर्यवंशी। अब रन तो लड़के ने मारे ही है, पर कितना एक्सप्लोसिव खेला है उसका एक तरीका होता है मापने का, स्ट्राइक रेट, कि ऑन एन एवरेज एक बॉल पे कितना रन मारता है। T20 क्रिकेट में 150 का स्ट्राइक रेट बहुत माना जाता है, इसका स्ट्राइक रेट है 237, लगभग 250 का। मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरी बॉल पे चौका तो मार ही देता है, और चौका तब जाता है जब छक्का नहीं लगता। वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में 72 छक्के मारे हैं। 72 इंटू 6 करो, कितना होता है? 432। ये पहाड़ा सीखने की उम्र में क्रिकेट खेल रहा है। 450 रन सिर्फ उसने छक्कों से मारे हैं भाई। बहुत मारा, धागा खोल दिया। अब क्रिकेट ना बॉलर और बैट्समैन को कंपटीशन है। बॉलर कितना अच्छा तो बैट्समैन को बीट कर सकता है, बैट्समैन कितना अच्छा टाइम कर सकता है। अगर किसी का 250 का स्ट्राइक रेट है, 700 से ज्यादा रन है, इसका मतलब है कि वो बैट्समैन एट विल छक्का मार रहा है। वो किसी भी बॉलर की कोई सी भी डिलीवरी को स्टैंड्स के पार पहुंचा दे रहा है, एंड दैट इज अल्टीमेट लेवल स्किल। नाउ कंबाइन टू दैट टू द फैक्ट कि ये सिर्फ 15 साल का है। इस उम्र में हम लोग EA स्पोर्ट्स इतना अच्छे तरीके से नहीं खेल पाते थे कंप्यूटर पे, जितना ये स्टेडियम में बुमराह के सामने खेल ले रहा है। जलवा है हमारा। चैन कुली की मैन कुली मूवी देखी है? उसमें जैसे एक्टर होता है ना, वैसे यशस्वी जायसवाल दिखता है आजकल। वो खड़ा रहता है, ये मारता रहता है, खेल जाता है, आउट हो जाता है, आउट होने के बाद डगआउट में जाकर रोने लगता है। पिछले मैच में उसके कान पे बॉल लग गई थी, पूरे स्टेडियम में लोग टेंशन में आ गए। इरफान पठान ने ट्वीट कर दिया था कि ऐसे बॉल मत फेंको, बच्चे को मैं भी किसी का बाप हूं। तभी लोग कह रहे हैं कि वंस इन अ जनरेशन टैलेंट है ये वैभव सूर्यवंशी। फिर ऊपर से फिर बिहारी पावर। उसके इंटरव्यूज सुनो, क्या आप सेलिब्रेशन क्या करते हैं वो जो हो जाता है? जो मैंने सेलिब्रेशन किया था उसका भी कुछ मीनिंग नहीं था, बस मैं नया कुछ ट्राई करते रहता। फ्री टाइम में क्या करते हो? वो रूम में बैठ के कार्टून देखता हूँ। बाकी प्लेयर से कैसी बॉन्डिंग है? सब भैया हैं, बताते रहते हैं मुझे। इट्स ब्रिलियंट एंड क्यूट एट द सेम टाइम। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान। What do you think IPL is distraction for youth to ignore real problems? No, IPL is not designed to distract youth from real problems, but IPL helps. मतलब कहते हैं ना, एक मासेस को एक नशा देना होता है। कभी धर्म का दे दो, कभी दिन में खुद के बच्चा का एग्जाम ढंग से नहीं हो पाया, रात में बोल दो कि ओ वैभव सूर्यवंशी कितना अच्छा खेलता है, तो आदमी तसल्ली ले देता है अपने आप को। उसको लगता है उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। चलो, नेशनल न्यूज तो डिस्कस कर ही रहे हैं, क्विकली तुमको स्टेट से न्यूज बता देता हूं। केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, असम, बहुत सारे स्टेट से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है, स्टार्टिंग विथ कर्नाटका। नाउ रिमेंबर, कर्नाटका इज वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग स्टेट्स जहां पे स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की है। वहां पे सिद्धारमैया ने इस हफ्ते रिजाइन कर लिया है और DK शिव कुमार कर्नाटका के अब नए मुख्यमंत्री होंगे। दरअसल जब 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी थी कर्नाटका में, तो वहां के 2 बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे, एक DK शिव कुमार, एक सिद्धारमैया, और था कि भाई कौन होगा वो जो वहां का चीफ मिनिस्टर बनेगा। वेरी सिमिलर टू महाराष्ट्र, जहां पे एक टाइम पे उद्धव ठाकरे और शरद पवार का चलता था। तब ये डिसाइड हुआ था कि पहले 2-3 साल के लिए सिद्धारमैया वहां के चीफ मिनिस्टर बनेंगे और फिर वो रिजाइन करके DK शिव कुमार वहां की कमान संभाल लेंगे। और ऐसे ही हुआ। जब 2 बड़े लीडर एक पार्टी या 2 बड़ी पार्टी एक सरकार बनाती है, तो ऐसे म्यूजिकल चेयर्स खेली जाती है कि फर्स्ट हाफ में तुम, इंटरवल के बाद में। देश की इकोनॉमी इतनी खराब है, CM का ही ले ऑफ हो गया। अगली खबर है केरला से। हाल ही में चुनाव हुए थे, लेफ्ट की सरकार बदली थी, UDF की सरकार आई थी, बेसिकली कांग्रेस की सरकार। और इस हफ्ते नई खबर ये है कि 27 तारीख को पिनरई विजयन के घर समेत उनके 12 अलग लोकेशंस पे ईडी ने रेड की। एक वीडियो वायरल हुई कि जब ईडी ऑफिसर्स उनके रेड मार के बाहर निकले, तो CPIM सपोर्टर्स ने उनकी गाड़ी पे हमला कर दिया। By the way, point to be noted, लेफ्ट का लीडर, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी वाली पॉलिटिक्स। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैं तो ईडी का सोच रहा हूं कि जहां हो वहां यूज हो जाती है। अब सोचो, लेफ्ट वाले आएंगे कि कांग्रेस वाले ईडी का यूज कर रहे हैं बीजेपी राज्य में। हाय हाय,
आई वॉन्ट टू रीड दैट हेडलाइन। अगली खबर है असम से, जहां राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पास कर दिया है। नाउ इफ यू डू नॉट नो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे आर्टिकल 370 राम मंदिर, कश्मीर, ऐसे राइट के बहुत बड़े इश्यूज रहे, ऐसे ही एक रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड कि एक देश में सारे लोग, चाहे वो किसी भी धर्म जात के हो, वो एक कानून के अंडर गवर्न होंगे। अब वहां पे पॉलिटिक्स क्या आती है कि अलग अलग रिलीजन की कभी कभी अलग अलग लॉज होते हैं, जैसे हिंदुओं का हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम का मुस्लिम पर्सनल लॉ। कुछ क्लॉजेस हैं कि शादी हो या डिवोर्स, रजिस्ट्रेशन 60 दिन के अंदर कंप्लीट होना होगा। बाल विवाह में कोई पकड़ा गया तो 2 साल की जेल। पॉलीगैमी कंप्लीटली बैन कर दी है। हाँ, 4 बीवी तो 7 साल की सजा, इसलिए 3 वो भी नहीं, 2 1 वो भी बहुत ही होती है कभी कभी। कभी कभी मतलब मुझे तो पता नहीं ना, मतलब मैं तो बस आग लगा रहा हूं दूसरे के जीवन में, मेरा तो कोई लेवल नहीं है यहाँ पे। झूठ बोल रहा है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस लॉज भी चेंज हुए हैं, जहां पे बीवी, पत्नी, स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स, सबको इक्वल पार्टिसिपेशन देना होता है। बट जो वहां पे ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं आसाम में, वहां का थोड़ा अलग चलता है, तो उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। और अगर शादी आपको नहीं करनी है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, तो लिव इन रिलेशनशिप 1 महीने के अंदर रजिस्टर करना होगा। ओके नेताओं, आपकी थोड़ी उम्र ज्यादा है, अपनी जनरेशन का ना अंकल्स थोड़े रूल बदल गए। आप कह रहे हो 1 महीने में लिव इन रजिस्टर करो, यहां 2 महीने तक तो सिचुएशनशिप चलती है, तीसरे महीने तक तो पता चलता है कि रिलेशनशिप है। ऑब्वियसली ऑपोजिशन का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बहाना है, मुस्लिम असली निशाना है। चलो कमेंट्स पढ़ते हैं। मामा है तो मुमकिन है, वो हेमंता बिस्वा शर्मा को असम में मामा कहते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल एवरीथिंग फ्रॉम मैरिज टू रिलेशनशिप। कल को विदाउट मैरिज हाथ पकड़ना भी इलीगल होगा शायद। दोस्तों मैं जा रहा हूं जेल। इस हफ्ते एक वीडियो जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया, प्रचंड तरीके से वायरल रही, वो थी ये वाली। इस वीडियो में एक गुजराती टूरिस्ट ग्रुप गरबा कर रहा है, अपेरेंटली इनसाइड एन एयरपोर्ट इन अ फ्लाइट टू वियतनाम। और ऐसी इकलौती वीडियो नहीं, ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं। कहीं मार्केट में छैया कर रहे हैं, कहीं अमेरिका में कोई रेस्टोरेंट में गरबा कर रहे हैं। मेरी फीड ऐसी हो चुकी है दोस्तों, हर दूसरी फीड में या तो सीबीएसई के बच्चे हल्ला कर रहे हैं या गुजराती गरबा कर रहे हैं। Now these might seem like a bunch of harmless videos, लेकिन ऐसी इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट हुई हैं जहां पे एक इंडियन टूरिस्ट ग्रुप एक पब्लिक टूरिस्ट स्पेस में नाच रहा है, गा रहा है, शोर मचा रहा है। बेसिकली लैक ऑफ सिविक सेंस की बात कही गई। इस पूरे एटीट्यूड को देशी विदेशी सब लोग ट्रोल कर रहे हैं। दैट इज जस्ट वन पीस ऑफ द जिगसॉ। India is so incredible. Why don't you just stay in India? Why do you have to come to America? To explore world. No, we don't want you here. You got to go home. Get the my country. इंटरनेट पर इंडियंस के खिलाफ इतना हेट, इतना रेसिज्म मैंने तो कभी नहीं देखा। एंड डेयर आई से दिस, काफी जस्टिफाइड भी है। कल मैं शान से बात कर रहा था, शान प्राशर इंटरनेट पे कंटेंट क्रिएटर है, यू गाइस नो, एंड ही वाज सेइंग कि यू अर्न योर स्टीरियोटाइप। ये जो हमारे खिलाफ स्टीरियोटाइप चलता है ना कि सिविक सेंस नहीं है इंडियंस में, ये बहुत ज्यादा हमारे ही लोगों ने वहां जाके इमेज बनाई है। सिविक सेंस का मतलब सिर्फ कचरा फेंकना नहीं होता, इट्स नॉट रिस्पेक्टिंग पब्लिक स्पेस। कहीं कोई वॉर मेमोरियल पे रीलें बनाने लगे, कहीं मार्केट में नाचने लगे, कहीं रेस्टोरेंट में शोर मचाने लगे। फॉरेन औरतें यहाँ पे आती हैं, यहाँ के आदमी सेल्फी लेते हैं, उनको हरास करते हैं, और कुछ आदमी यही लाड़ टपकाते हुए बाहर जा रहे हैं, वहां बेइज्जती करा रहे हैं। इनफैक्ट काफी महीनों से हम लोग इस पूरे टॉपिक पे एक बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। काफी टाइम लग रहा है क्योंकि काफी अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री इस चैनल पे हम लोग जल्दी से डाल देंगे उसको, तो जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रेवार ऋषि बोलते हैं, भाई अगर टैक्स पेयर के पैसों से ऐसे जर्नलिस्ट को सैलरी जाती है तो क्या टैक्स पेयर्स को हक मिलना चाहिए कि ये डिसाइड करें कि कौन सा जर्नलिस्ट काम करे या काम ना करे? काम करने लायक भी तो हो। सवाल ये हो ना, पानी पिए या ना पिए, पानी पीने लायक हो तब तो सवाल आएगा। ऐसा आदमी जिसको ये नहीं पता कि साउथ एशिया की हर कंट्री पाकिस्तान नहीं होती, उसको तुम ये सवाल पूछोगे कि नेशनल टीवी का एंकर बनाए या ना बनाए? तुम्हें ये सवाल होना चाहिए कि उसको इंटर्न भी रखें कि नहीं। वो टीवी चैनल में इंटर्न बनने लायक नहीं है, वो उसकी स्किल सेट है, वो उसका एंकर बन के बैठ गया, ये हमारी किस्मत है। पिछले हफ्ते हमने बताया था कि इंडिया में गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव आ रहा है। उसमें अपडेट ये है कि अब उतना गर्म नहीं हो रहा है, अब उबल रहा है। पानी पानी पानी। ज्यादातर हिस्सों में टेम्परेचर 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हीट वेव से लोगों की जाने की खबरें आ रही हैं, और मामला इतना खराब हो गया है कि यूजुअली लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, इस बार भगवान खुद आए लोगों से प्रार्थना करने। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से आह्वान किया है। और बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता दें, कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी की मंत्रियों को यहाँ पर सलाह है, यहाँ मंत्रियों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। तुम हंस रहे हो, इंपॉर्टेंट बात है भाई। मोदी जी ने सही टाइम पे आके बोल दिया कि पानी पीना है, वरना जिस हिसाब से कीमतें बढ़ रही थी, मंत्रीगण पेट्रोल पीने की सोच रहे थे।
हीट वेव क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे बचा जा सकता है, ये सब नहीं। खबर चल रही है कि मोदी जी ने ट्वीट करके सलाह दी है कि पानी पिए, बुजुर्गों का ख्याल रखें, बाहर धूप में ना निकलें, चिड़ियों के लिए बाहर पानी रखें, ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। The country is facing various kind of crises and I am proud of the Prime Minister of my country who is standing shoulder to shoulder with his people to deal with every crisis. Girls, please date this guy. निकल लो पर पता नहीं इतना हाइप क्यों किया गया, क्योंकि पहली बार तो है नहीं कि मोदी जी पानी पीने के लिए चर्चा में रहे हो। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। पर ये पानी, हाइड्रेशन, सनस्क्रीन तुम लोग देखो, मैंने तो अपना इंतजाम कर रखा है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुम। पर तुम मीडिया और प्रधानमंत्री का कितना समन्वय देख रहे हो, कितना अच्छा है। उस लेवल पे बात पहुंच गई है कि अब इशू पर मोदी जी बात नहीं करते, जो मोदी जी बात करते हैं वही इशू बन जाता है। हीट वेव पे ट्वीट कर दिया तो हीट वेव पे बात हो रही है, काश मणिपुर पे। नेक्स्ट न्यूज, आई एम नॉट एग्री विद योर एनालिसिस। From where you have picked up this type of garbage, I do not know. इस टाइम पे इंडिया के ज्यादातर हिस्से गर्मी से परेशान हैं, एक्सेप्ट फॉर दिल्ली एनसीआर। उनको थोड़ी राहत है, उनके पास पोल्यूशन की भी प्रॉब्लम है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। हमें लगता है कि सर्दी में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, गर्मी आई तो पोल्यूशन खत्म, अब हीट वेव की है। नहीं भैया, दोनों साथ साथ है। छोटे बच्चे का एडमिशन होने से बड़े बच्चे की फीस माफ नहीं हो जाती। चलो अभी एक्सरसाइज देता हूं, फोन उठाओ और अपने शहर का AQI सर्च करो। नॉर्थ इंडिया में मुश्किल ही होगा कि आपके शहर का AQI 100 से कम है, और दिल्ली NCR का AQI तो अभी भी 200 से ज्यादा है। पुअर कैटेगरी, जस्ट लाइक आवर गवर्नेंस। अब तुम बोलोगे पोल्यूशन क्यों हो रहा है भाई, अब तो पराली भी नहीं चल रही। यही तो मिसकंसेप्शन है। रिसेंटली IIT कानपुर ने एक स्टडी की जिसमें पता चला कि दिल्ली के पोल्यूशन का मेजर कारण वेहिकुलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन या फिर पराली जलना नहीं, बल्कि दिल्ली के अंदर डस्ट है, धूल, जो PM 2.5 में 38% और PM 10 में 56, ओवर 50% है। हाँ, ये जो धूल ढक्कड़ है ना, ये है मेजर पोल्यूशन का कारण। और ये जो धूल होती है ना, जब पारा बढ़ जाता है, जब धूप तपती है, तब ये और ज्यादा भीषण हो जाती है। और अब तुम्हें सुनने में आएगा मजा। इस डस्ट को कंट्रोल करने के लिए सरकार चलाती है मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स। मतलब तुम देखो ना, तुम कभी गाड़ी चलाओ, देखना एक ट्रक होता है जिसमें ऐसी झाड़ू घूमती रहती है। हाँ, याद आया, जिसमें धूल साफ कम होती है, उड़ती ज्यादा है। अब तुम सोचोगे कि सिर्फ देश की नहीं, दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर सालों से चला आ रहा है, तुम्हें पता है डस्ट उसका मेजर रीजन है, तो उसके चक्कर में तो बिल्कुल वॉर फ्रंट पे काम चल रहा होगा। है ये जो मशीन, अगर इससे साफ हो रहा है तो ये मशीन तो हर गली में लगा दी गई होंगी। नहीं भैया, विश्व गुरु में ऐसी मशीन की 80% की शॉर्टेज है। खुद सरकार का ही डेटा है कि दिल्ली में ऐसी 500 मशीनों की जरूरत है। हाँ जी, सिर्फ 500 बताइए, और उसमें भी कंगाली में आटा गीला 100 भी नहीं चल रही। एज ऑफ टुडे ओनली 95 मशीन्स आर ऑपरेशनल। यही तो आयरनी है, जिस मशीन को धूल साफ करना है उसकी फाइलों में भी धूल जम रही है हमारे यहाँ पे। और ये भी जो 95 चलती हैं, तुम्हें आनंद विहार, रोहिणी में नहीं दिखेंगी, ये ज्यादातर सेंट्रल दिल्ली, चाणक्यपुरी वाले इलाके में चलती हैं। और मैं कभी कभी चौंक जाता हूं कि कितना ज्यादा नालायकी है कि तुम्हारा खुद का डेटा बता रहा है कि 400 ज्यादा तुम्हें मशीन चाहिए। अभी कोई कावड़ यात्रा करनी हो तो 400 नए रास्ते खोल देंगे। इन 400 मशीन में से सिर्फ 70 के ऑर्डर दिए, वो भी अक्टूबर तक आएंगी। इस साल जब फिर से सर्दी आएगी, जब फिर से हमारे बच्चे चोक करेंगे, तब भी कैपेसिटी की 50% मशीन्स तक नहीं होंगी। और ऐसा नहीं है, बजट नहीं है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पता प्रॉब्लम कहां है? अभी तो मैं बात चुभेगी, डस्ट स्वीपिंग मशीन पे वोट नहीं मिलते हमारे यहाँ, बुलडोजर पे मिलते हैं। और अब अगर तुम बोलोगे ठीक है, पोल्यूशन है, धूल है, गर्मी है, आज सीधे चले पहाड़ वेखन, नहीं है जी, जाके तो देखो शिमला, गाड़ी में ही गाड़ फैमिली शो। गर्मियां हैं, छुट्टियों का टाइम चल रहा है, तो सब अपनी फैमिली को लेके पहाड़ जा रहे हैं, शिमला मनाली। और अगर जा रहे हैं तो सड़क से जाओगे और सड़क पे ही रह जाओगे। क्या हुई? क्योंकि शिमला जाने में भीड़ इतनी हो गई है कि पूरे रास्ते में ट्रैफिक जैम है। जो 7 घंटे में पहुंच जाते थे, 70 घंटे लग रहे हैं। 70,000 गाड़ियां पहुंच गई हैं शिमला में। शिमला को सीलमपुर बना दिया इन लोगों ने। इतनी भीड़ देख के पहाड़ों का पसीना छूट गया। गरीब की यही पहचान है कि वो घूमने हिल स्टेशन जाता है। तो कहां जाए गरीब घूमने पे? कहां? स्विट्जरलैंड। अच्छा, और स्विट्जरलैंड में हिल स्टेशन नहीं है। अनपढ़ की यही पहचान है। गजब बेइज्जती है। हिल स्टेशन में हिल बचा कहां है जी? वो अरावली में काट दिया ना हमने 100 मीटर का रूल। कितनी सारी गाड़ियां यार, तुम लोग भूल गए क्या पेट्रोल के दाम बढ़ गए? गडकरी साहब, आपको E20 की कसम 2 टोल और लगाओ। लेकिन आप आयरनी देखो, लोग गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों पे जा रहे हैं और वहां पहाड़ खुद जल रहे हैं। भाई हाँ, हीट वेव सिर्फ प्लेन्स पे नहीं है, वो पहाड़ों पे भी होती है।
साल अभी आधा भी खत्म नहीं हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में 250 फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो चुके हैं। लगभग 3000 हेक्टेयर जंगल जल के राख हो गया है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, या फिर वो क्या कहते हैं, वो स्पाइरल, विशियस साइकिल। ये अजय देवगन है। बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान। जितनी गर्मी बढ़ेगी उतने ही फॉरेस्ट फायर के केसेस बढ़ेंगे। इस मामले में गर्मी बड़की बुआ की तरह होती है, आग लगाना आता है। देखो तो यही कहीं होगी क्या तुम्हारी गिरी हुई सोच। अब आप बोलोगे सीधा सीधा सोल्यूशन है और ज्यादा पेड़ लगाएंगे, ईच वन प्लांट वन। आज ही घंटा जब हम एक एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफी से गुजर रहे हैं, हमारी सरकार और जंगल काट कर और ज्यादा कोल माइंस बनाने में लगी है। आपने हसदेव जंगल के बारे में सुना होगा, एक बहुत बड़ा अनफ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट है, मतलब बहुत। एक मिनट। और हाँ, गर्मी में लाइट भी जाती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अच्छा, ये बात तो सबको, बच्चे बच्चे को पता है कि गर्मी से लड़ने का सबसे सरल, सबसे शाश्वत, सनातन उपाय है कि आप पेड़ लगाओ। जितनी ज्यादा हरियाली होगी, जितने ज्यादा पेड़ होंगे, उतनी ही शीतलता बढ़ती है, ठंडक आती है। डाउट हो रहा हो तो अपने घर से बाहर के निकलकर किसी पेड़ छांव में बैठ जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम अभी भी पेड़ लगाने की जगह जंगल काट रहे हैं। हसदेव का नाम आपने सुना होगा, मतलब लार्जेस्ट अनफ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी रिच जंगल है। इसी हफ्ते फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने हसदेव में 1700 हेक्टेयर की जमीन को एक कोल माइन के लिए क्लियर कर दिया है। और ये जंगल काट के कोयला निकालने का काम किस कंपनी को दिया है? ए से नाम शुरू होता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप गूगल कर लेना। तू समझा? फॉरेस्ट रिजर्व की बात तो खूब करते हैं, फॉरेस्ट रिजर्व्स का क्या भैया? अगले 5 साल में लगभग 1 लाख पेड़ काटे जाएंगे और जहां ये कोल ब्लॉक बनेगा वहां पे लेमरू हाथी मिलता है। वहां की पॉपुलेशन बहुत, जो ऑलरेडी इंडेंजर्ड है, उनकी पॉपुलेशन मिलती है। और भी कई वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना है। पर पेड़ काटो पेड़ा खाओ स्कीम में किसको पड़ी है इन सब बातों की? मतलब बड़ी बड़ी रिपोर्ट, डेटा पॉइंट को हटा के सरल शब्दों में हमें जेन्युइनली सोचने की जरूरत है कि हम कब इस पॉइंट पे आ गए कि हमने पेड़ों की इंपॉर्टेंस मानना ही छोड़ दी। जंगलों को तो काट ही रहे हैं, अगर घर बनाना है उसके आसपास पेड़ नहीं रख रहे, सड़क बन रही है आसपास पेड़ नहीं है। आजकल पार्क बनते हैं तो पार्क्स में तक पेड़ नहीं लगते। ये नक्शा कौन बना रहा है, कौन पारित कर रहा है? डफर बैठे हैं क्या पूरी तरीके से? जंगलों पेड़ों के मामले में हम सीरियस नहीं है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। ये रहा सबूत, कैंपा, ये वाला कैंपा नहीं, कैंपा इज कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। मतलब अगर आप कहीं पे जंगल काट रहे हो तो कॉम्पेंसेशन में पेड़ लगाने होते हैं। कहीं पे आपको एफॉरेस्टेशन करना होता है, अगर आपने डिफॉरेस्टेशन किया उसके लिए फंड होते हैं। पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक 12,500 करोड़ का फंड पड़ा हुआ है, लगा ही नहीं है, और ये यूटिलाइज नहीं हुआ है। और जो यूटिलाइज हुआ है उसमें भी आप देख लो कि 4-5 करोड़ में कुछ 400-500 पेड़ लगाए होंगे, वो भी पाल्म ट्रीज। द लास्ट न्यूज इज रिलेटेड टू बंगाल और लेट्स से बिहार और लेट्स से पूरी कंट्री, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रोसेस को वैलिडेट कर दिया है। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जहां इलेक्टोरल रोल्स इलेक्शन कमीशन अपडेट कर रहा था। ये मैंने बहुत तेजी से बोल दिया, पर इतनी तेजी से ये प्रोसेस हुआ। जैसे ही चुनाव होने वाले थे उसके जस्ट पहले एसआईआर हुआ। लोगों ने बोला ये कैसे हो रहा है, अभी कल हमको वोट डालना है, आज हमारा वोटिंग लिस्ट से नाम हट गया, हम क्या करें अपना? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में काफी टाइम तक मसला चला और सुप्रीम कोर्ट ने रेट्रोस्पेक्टिवली एसआईआर को वैलिडेट कर दिया है। द कोर्ट सेड एसआईआर डज नॉट अमाउंट टू अ डिक्लेरेशन दैट द इंडिविजुअल इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इट merely reflects that Commission's inability to be satisfied for electoral purposes that the statutory conditions stand fulfilled. देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। मतलब कि एसआईआर में अगर आपका नाम नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिटीजन नहीं हो, आप बस वोट नहीं दे सकते, पर आप टैक्स दे सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जजेस विद ब्लैक गाउन्स एंड आरएसएस खाकी मत बोल, तेरा अकाउंट मेरा चैनल सब जाएगा भाई, कॉकरोच। ये है नूरजहां आम, ये मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में उगता है और इस आम की खासियत इसका टेस्ट नहीं है बल्कि इसका साइज है। हाँ, ये इसका एक आम लगभग 3 से लेके 5 किलो तक जाता है। तो सोचो 5 किलो का आम, मतलब तुम एक आम से ऐसे बाइसेप बना सकते हो। और इसके साइज की वजह से ही एक आम की कीमत लगभग 3,000 रुपए तक पहुंच जाती है। सीजन शुरू होता नहीं है कि पहले से एडवांस बुकिंग शुरू हो जाती है। आप सोचो गांव में कोई पेड़ लगा है, 3,000 का एक आम, 4 ही चुरा लिए तो महीने का खर्चा निकल गया। इसलिए ये भाई साहब है, इनका आम का बागान था, इन्होंने अपने 9 आम के पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए 11 गार्ड की सिक्योरिटी लगा रखी है। शर्म करो एनटीए वालों, तुमसे ज्यादा सिक्योरिटी है इसके पास। लूमड़ी आम खट्टे हैं बट स्टिल वी इंडियंस, हम फिर भी चोरी कर लेते हैं। अबे मध्य प्रदेश है, बिहार नहीं। यूजुअली लोग नौकरी के बाद छुट्टी मनाते हैं, लेकिन अगर छुट्टी मनाना ही नौकरी हो तो
क्या बात कर रहे हैं? ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार में, जहां पे बिहार सरकार ने लॉन्च किया उनकी नई स्कीम बिहार दर्शन, जिसके अंतर्गत बिहार सरकार के जो ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉइज हैं, ना सिर्फ अधिकारी बल्कि सारे कर्मचारियों को कंपलसरी पेड छुट्टी पे जाना होगा, परिवार सहित। हाँ, बिहार सरकार के हर कर्मचारी को हर 3 महीने में एक बार अपनी फैमिली के साथ बिहार के अंदर किसी जगह पे छुट्टी मनाने जाना है। 3 टूरिस्ट स्पॉट कवर करने हैं और डीएम को रिपोर्ट सबमिट करनी है और फोटोज शेयर करनी है। एक सेकंड, अब रिपोर्ट सबमिट करने का समझ में आता है, लेकिन डीएम तुम्हारी वेकेशन फोटोज का क्या करेगा? उसका स्टोरी रीशेयर। सरकार अपने एम्प्लॉइज को बोल रही है काम करना है तो छुट्टी पे जाओ। ये पॉलिसी है या हनीमून पैकेज? गुड क्वेश्चन। ये स्कीम बढ़ाई गई है बिहार टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। लॉजिक है कि हमारे अधिकारी जब जाएंगे, घूमेंगे, फोटोज डालेंगे, बाकी लोग देखेंगे तो वो भी आएंगे। या वेरी बिहार लॉजिक। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सरकारी वर्जन, नया केपीआई है अधिकारियों का, रील्स पर क्वार्टर। एंड ऑल्दो अटपटा है पर समझ में आता है कि आपने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है कि अधिकारी हैं, जाएंगे, घूमेंगे, क्या पता आइडियाज लेंगे और वो इंप्लीमेंट करेंगे, पर जाएंगे कैसे? क्योंकि रोड के ब्रिज टूट गए, ट्रेन के चोरी हो गए। डियर बिहारीज, इवन इन द रोड लेस ट्रेवल्ड देयर वाज अ रोड, काइंडली विजिट एवरी ब्रिज टू। भाई तो बोल रहा हूं ब्रिज बचे ही नहीं है, जाएंगे कैसे? सूडो टूरिज्म, तो ये ऐसा कुछ बिहार में इन्वेंट हो सकता है दोस्तों। बट इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है, बट ऑन अ सीरियस नोट पीआर ज्यादा लगता है, क्योंकि अगर आपकी मंशा आपके जगह का, आपके राज्य का टूरिज्म सुधारने की है, तो सबसे ज्यादा बिहार में विजिट की जाती है नालंदा यूनिवर्सिटी। उसके सामने का म्यूजियम 1-1 साल तक बंद रहता है, उसके 1-1 साल तक रेनोवेशन ही होता है। बाहर एंटीक चीजें म्यूजियम में रखी जाती हैं, बिहार सरकार का म्यूजियम ही एंटीक है। उन सारी चीजों को ठीक कर लो। कब से बंद है? ये 8 मार्च 2024 से बंद है, काम चल रहा है 1.5 साल। ये सामने नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसके सामने नालंदा का म्यूजियम है। लोकल लोगों ने बताया कि बीच में ठीक ठाक भी हुआ, बट उसके बाद इतना ज़्यादा ख़राब बनाया कि फिर उसको बंद कर दिया। फिलहाल 1.5 साल से म्यूजियम बंद है। कई बार ऐसा होता है ना कि शादी होती है, शादी में बाराती कितने आने हैं डिसाइड हो जाता है, लेकिन जितना नंबर डिसाइड होता है उससे ज्यादा बाराती आ जाते हैं। अगली न्यूज सुनो, शायद अगली बार से गलती ना हो। बक्सर जिले में एक शादी हो रही थी, लड़की यहाँ शादी होनी थी, बारात आनी थी, 100 लोगों का नंबर डिसाइड हुआ था कि 100 लोगों की बारात आएगी, लेकिन पहुंच गए 200। अब 100 जन का खाना बना है, 200 आ गए हैं, कमी तो पड़नी है, कलेश तो होना है, यह है आम जिंदगी। लेकिन अगर खाने में जमाल घोटा मिला दिया जाए तो ये है मेंटोस जिंदगी। लड़की वालों में से किसी ने खाने में जमाल घोटा मिला दिया, बाराती खाना खाने के बाद खेतों में भाग रहे हैं। And the bride's father also got free natural manure for his field। और क्या भाई, लोगों की भीड़ और खाद की कमी, 2 problems 1 solution। This gives एक बिहारी 100 पे भारी a whole new meaning। अबे 100 लोग हैं टोटल, चलो 200 आए, कुल मिला के कितना ही हग लिया होगा एनटीए वालों से, फिर भी कम। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब इस पे सोचो, अगर कोई पिक्चर बनी तो कैसी बनेगी? हगने वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डायरिया ने बना दी जोड़ी। छी यार, कैसी कैसी न्यूज लाते हो भाई तुम लोग। अच्छा, अगर आपकी नई नई शादी हुई है, कलेश हो रहे हैं, या अभी शादी नहीं हुई है, कलेश होंगे, तो एक बार अगली न्यूज सुन लो, हो सकता है नोक जोक के बीच में थोड़ा समन्वय बन जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक केस चल रहा था। एक आदमी ने अपनी बीवी से डाइवोर्स की फाइलिंग की थी और बोला था कि अरे ये हमारे घर पे खाना नहीं बनाती है, मेरे माँ बाप की बात नहीं मानती है, हमारी आपस में बन नहीं रही है और इस बेसिस पे मुझे तलाक चाहिए। और इस हफ्ते कोर्ट में जज ने सारी दलीलें सुनते हुए कहा है कि भाई ये क्या बकवास है। द कोर्ट सेड कि शादी एक पार्टनरशिप है, कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तुम पत्नी लेके आए हो, बाई नहीं। अगर पत्नी थक गई है, घर पे काम नहीं कर पा रही है, तो उसको आप मेंटल क्रूएलिटी बोल के डिवोर्स नहीं ले सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। आदमी की 22 साल पुरानी अर्जी को खारिज कर दिया और 22,000 रुपए भत्ता मेंटेनेंस देने की भी बात कही। और अगर आप कमेंट्स देखोगे तो जस्ट डिक्लेयर मैरिज एज क्रिमिनल ऑफेंस, इंडियन मेन गेट सेव्ड, वाइफ इज नॉट मेंट टू कुक, व्हाट काइंड ऑफ जोकर कोर्ट्स डू वी हैव, बॉयकॉट मैरिज टू लिव हैप्पीली। पूरे मर्द जात ने मर्द जात को सपोर्ट किया है। बट दोस्तों, अगर आप भी इन कमेंट से रिलेट कर रहे हो और आप कह रहे हो कि हाँ सही बात है, पत्नी है तो खाना बनाएगी ही, मैं जानता हूं कि आपका शायद यहां पे इंटेंट गलत ना हो, क्योंकि आपको वो पढ़ाई, वो एजुकेशन नहीं मिली। एंड लेट मी टेक अ चांस टू टीच यू अबाउट जेंडर रूल्स। आजकल की शादियों में ना फ्रिक्शन इसलिए आता है क्योंकि ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स को औरतें क्वेश्चन करना सीख गई हैं। हमने सब ने अपनी दादियों को, अपनी माताओं को, मम्मियों को देखा है कि वो आई हैं तो गृहिणी ही बनेंगी, वो घर चलाएंगी, खाना बनाएंगी, बर्तन मांजेंगी, बच्चों को संभालेंगी, एक होम मेकर रहेंगी।
जैसे बाहर जाके नौकरी करके पैसे कमाना एक काम है, ऐसे ये भी एक काम है। अब हमारे यहाँ क्योंकि पितृसत्ता रही है तो हमने मान लिया कि ये औरतों का ही काम है, पर ऐसा जरूरी तो नहीं। इक्वालिटी में हमने हमेशा ये बोला है कि बाहर जो काम लड़के करते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, पर उसका एक फ्लिप साइड ये भी है कि घर के काम जो लड़कियां करती हैं वो सिर्फ लड़कियां क्यों करती हैं, वो लड़के क्यों नहीं कर सकते। और ये एक आर्ग्यूमेंट है जिस पे आप विश्वास करो ना करो, समझने की कोशिश जरूर करने लगना। इसीलिए आजकल स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन से इतनी खुड़ती है लोगों की, क्योंकि वो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स क्वेश्चन करने लगी है कि बर्तन मैं मांज लूंगी पर सिर्फ मैं ही क्यों मांजूं, घर की सफाई मैं कर दूंगी पर सिर्फ मैं ही क्यों करूं। और ये कितनी डीप सोच है ना, इसको समझना हो ना तो सुनो ना। जब भी मैं बोलूं घर जमाई, तो तुम घर जमाई को एक थोड़े से नीचे तबके पे देखते हो अपने दिमाग में कि अरे घर जमाई है, कुछ कर नहीं पाया होगा, तभी तो घर संभाल रहा है, औरत जाके कमा रही है। ऐसे सेटअप को जब तुम नीचा देखना छोड़ दोगे ना, दैट इज व्हेन यू विल ग्रो एज अ पर्सन। माना कि डाउरी इलीगल है पर शादी बड़ा स्कैम होता है। आफ्टर डिवोर्स डिमांडिंग ऑफ 50% एलिमनी या सैलरी से ज्यादा डिमांड करता, मेंटेनेंस उसका क्या। यार ये कम केसेस हैं भाई, पता है मेरी सूडो फेमस से ज्यादा क्यों चढ़ती है, क्योंकि एलिमनी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये सच है। पर एलिमनी अपने आप में बहुत सही चीज है। कितनी सारी औरतें होती है यार, उनके पास कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंस नहीं है। कितने साल तो ऐसे शादी करने पढ़े लिखे परिवार होते हैं जो कहते हैं कि हमारी बेटी शादी करेगी, घूंघट रहेगी, वो किचन में खाना मिलाएगी, नौकरी नहीं, बाहर जाना नहीं, उसको लिमिट कर देते हैं सोशली फाइनेंशियली। तो क्या करे जब डिवोर्स दे दोगे तुम, उसका करियर तो तुम शादी के पहले खा गए ना। ऐसी करोड़ों महिलाएं हैं जिन, तो उनके लिए एलिमनी जरूरी है, लेकिन ऐसी हजारों हैं जो एलिमनी का गलत इस्तेमाल करके उन करोड़ों की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। ये सूडो फेमिनिस्ट मानते नहीं है, तो प्रॉब्लम दोनों है भाई। अच्छा, आपने इस हफ्ते वो वीडियो वायरल देखी है, वो जो थिएटर में वो लड़का नाचा तेरा हीरो इधर, वो फुल पकड़ा गया, खूब टी वायरल हुई है ना, वो हमने मिड वीक में कवर किया था। लेकिन इसने तो फिर भी प्यार में एक मूवी रोकी थी, एक बंदे ने तो ट्रेन रोक दी पूरी। एक ट्रेन झारखंड से जा रही थी, स्लीपर कोच में आदमी सोया हुआ था, उसको सपना आता है, सपने में उसकी बीवी दिखती है, बीवी उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, वो हाथ पकड़ के खींच लेता है, ट्रेन रुक जाती है। आंखें खुलती हैं तो वो हाथ नहीं, वो ट्रेन की इमरजेंसी चेन थी। टीटी ने पूछा कि भाई साहब ऐसा क्यों, तो कह रहा वो भैया ट्रेन, वो हमें पता ही नहीं चला, इमरजेंसी थी, नींद में थे, हमें लगा हमारे बीवी का हाथ है, हमने खींच दिया। ये एक दो सवाल, कैसे मोलेस्टर आदमी हो, अपनी ही बीवी छेड़ रहे हो, और किस बीवी का इतना पतला हाथ होता है कि तुम चेन से कंफ्यूज कर गए उसको। अलग ही लेवल का बंदा था। और तुम देखो इस घटनाक्रम की वीडियो भी सामने आई है साक्ष्य के तौर पे। जो बंदा वीडियो बना रहा था उसे पता था चेन खींच देगा ये, लेकिन वो फिर भी नहीं रोका उसने, क्योंकि ट्रेन टाइम पर आना उतना जरूरी नहीं है आजकल जितना कंटेंट बनना। This is business. अब इन कांड कलेशों में प्रॉब्लम ये है कि लड़कियां गुमराह हो जाती हैं, वो अपने दिमाग में अलग स्टैंडर्ड सेट कर लेती हैं कि मेरे प्यार में चांद तारे तोड़ दो, मूवी रोक दो, ट्रेन खींच दो, और नहीं करो ये पागलपन तो बोलती है इफ यू वांटेड टू यू कुड। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अच्छा, बिहार की बात हो ही रही है तो आपको पता होगा कि वहां पे दारू बैन है, एटलीस्ट ऑन पेपर। वहां पे पुलिस को एक टिप मिली कि एक जगह वहां पे अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है। पुलिस वाले वहां पहुंचे छापा मारने गए, बोले ये दारू गलत बिक रही है, इसको बंद करो। तो दुकानदार बोला मालिक ये दारू तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं दारू है, हमें टिप मिली है। कहा मालिक दारू नहीं है। हम कैसे मान ले दारू नहीं है, चक्के देख लो मालिक। Nice. तुम देख रहे हो तहकीकात कितनी जोर हो रही है, दारू भी पी जा रही है, उसके साथ बिरयानी भी खाई जा रही है, चखना भी खाया जा रही है। मालिक एक जगजीत सिंह की गजल और चला लेते। इस शहर में किससे मिले। That's why हनी सिंह said, आंटी पुलिस बुला लेगी, फिर भी पार्टी यूं ही चलेगी। बेसिक, मॉडरेट, एडवांस बिहार। और इससे पहले तुम बोलो कि भाई बिहार पुलिस को क्यों टारगेट कर रहे हो, आई एम सॉरी, बिहार का कुछ लेना देना नहीं है, मैं पुलिस को टारगेट कर रहा हूं। नागपुर वाले कम है। नागपुर में एक बच्ची लापता हो गई तो परिवार वाले पास के थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए। तो पुलिस वाले बोले कि रिपोर्ट तो मैडम लिख लेंगे लेकिन फिर ढूंढने जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है सर जाइए। तो उन्होंने कहा ढूंढने जाएंगे तो गाड़ी से जाना पड़ेगा। तो हाँ सर बिल्कुल जाइए। तो उसमें तेल डलवाना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल डलवाइए। हाँ तो आप डलवा दीजिए। पुलिस वालों ने FIR लिखने से पहले डीजल के पैसे मांग लिए। काम करो ना, रिपोर्ट का रेट कार्ड लगवा दो कि FIR लिखने का 2 लीटर, चार्जशीट का 3 और पकड़े जाने का 5 लीटर और भरी करने का 10। ये राघव चड्ढा समोसे क्यों बेच रहा है कमेंट सेक्शन में। भाई ये नीट वाले CBSE वाले बच्चे
जा रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं आप, उनकी आवाज उठाओ, ये क्या नागपुर में समोसे बेच रहे हो आप? राघव चड्ढा ने चाय समोसों का मुद्दा उठाया था, अब वही बेच रहे हैं। बाद में जब परिवारजनों ने सीनियर अधिकारियों से कंप्लेंट करी तो इस पर एक जांच बिठा दी गई है। पुलिस वालों की जीप में पेट्रोल नहीं है, इसीलिए शायद मंत्री जी साइकिल से जा रहे हैं। वो साइकिल से जाने से याद आया, वो अमृता फडणवीस की इस हफ्ते एक वीडियो वायरल हुई, हाई एंड शोरूम में साइकिल से शॉपिंग करने पहुंची। दोस्तों बहुत बढ़िया रील एडिट हुई है, मैं भी बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपना एडिटर बदल दो, उसने सही गाना नहीं लगाया पीछे। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। चलो प्रथा अनुसार अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम देखते हैं इस हफ्ते की कुछ प्रेरणादायक, कुछ पॉजिटिव न्यूज। एंड इस हफ्ते एक थीम निकला है, वो है इनोवेशन का, कि अपनी जगह पे रह के अपने गिवन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कितनी बेहतर तरीके से पर्यावरण का कंजर्वेशन किया जा सकता है। जिसका एक एग्जाम्पल मिला है तमिलनाडु के तिरुवल्लूर से। अब होता क्या है, हम लोग के कई जगह पे आजकल तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, पर पहले सबके घर में छोटे छोटे बोरिंग हुआ करते थे, छोटे छोटे कुएं हुआ करते थे, बोरवेल, जिसमें टिल्लू लगा के हम लोग पानी निकाल दिया करते थे। फिर सबके घर में पाइप कनेक्शन आ गया, किसी ने कचरा फेंक दिया, कहीं कंस्ट्रक्शन हो गया और कहीं पे वो बोरवेल सूख गए। पर इनको रिवाइव अगर करें तो ग्राउंड वाटर बहुत अच्छे से रिचार्ज किया जा सकता है, और यही किया वहां के IAS प्रताप एम ने। उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के लगभग 1200 बोरवेल्स को मिट्टी से भरने की जगह उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स में बदल दिया। मतलब बारिश का वो पानी जो यूजुअली सड़कें जाम करता, गाड़ियां डुबाता, वो अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहा है। और सिर्फ इतना छोटे स्टेप से पुराने सूख चुके बोरवेल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से एक ही सीजन के अंदर ग्राउंड वाटर लेवल 10 फीट से ऊपर आ गया। कोई हाई फाई बजट नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बट एक सिंपल सॉल्यूशन। और ये सिंपल आइडिया छोटे स्तर पे, सेम तो मैं तुम्हें बड़े स्तर पे बताता हूं। ये हुआ जर्मनी में। ईस्ट जर्मनी के इलाका है, वहां पे बहुत सारी कोल माइंस हुआ करती थी, कोयले की खदानें। वो लोग ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट कर गए। फिर ये जो कोल माइंस थी, ये बड़ी बड़ी खदानें, ये किलोमीटर लंबे लंबे गड्ढे बन के रह गए। हमारे यहाँ ऐसा होता है तो सरकार क्या करती है, पहले कमिटी बनाओ, फिर कमिटी कुछ बनाएगी। पर जर्मन सरकार ने कुछ अलग किया। उन्होंने नदी से कैनाल्स निकाल के इन खड्डों में पानी भरना शुरू किया और आर्टिफिशियल लेक्स बनाए। एंड नॉट जस्ट आर्टिफिशियल लेक्स, दे क्रिएटेड अ होल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। 1400 हेक्टेयर में 23 आर्टिफिशियल लेक्स बना डाले, बीचेस, कैनाल्स, बोटिंग जोन्स एंड फुल मैन मेड टूरिज्म पैकेज। जैसे इटली का लेक कोमो है ना, वैसे ईस्ट जर्मनी में उन्होंने ऐसे 23 लेक्स बनाए। मतलब पूरे यहाँ की ब्यूटी नेचुरल नहीं है, बस कोई पुरानी खंडर खदानें थी जिनमें पानी भर करके आर्टिफिशियल लेक्स बनाए। 8 लाख टूरिस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगले साल तक एस्टिमेट है कि 15 लाख तक लेके जाएंगे। हमारे यहाँ भी ऐसी बहुत सारी कोल माइंस हैं जो पहले चला करती थी, अब खाली पड़ी हैं, जैसे MP के सिंगरौली में एक। अगर यही सेम इंटेंट, यही सेम विल हमारे यहाँ दिखाई जाए, ऐसी जगह पे यूटिलाइज करके वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, उसको छोड़ा ना जाए, तो कितना फायदा हो सकता है। और पता है इसके मल्टीपल फायदे हैं, सिर्फ इंटेंट चाहिए। पहला तो एक तो जमीन जो खराब हो चुकी थी, जहां पे पूरा इकोसिस्टम खराब हो सकता है, आप वो इकोसिस्टम रिस्टोर कर सकते हो। दूसरा, वहां के लोकल जो लोग हैं, जो वहां के लोकल व्यवसाय हैं, व्यापार है, टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे, वहां की लोकल इकोनॉमी डेवलप होगी। और तीसरा, ये जो टूरिज्म अभी एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है ना, शिमला में 72 घंटे लग रहे हैं, हजारों गाड़ियां फंस रही हैं, वो थोड़ा डाइवर्सिफाई होगा। लोग सिर्फ पहाड़ों पे नहीं भागेंगे, ऐसी जगह पे भी जाएंगे। बट भाई ये इंटेंट चाहिए। इंटेंट विच रिमाइंड्स मी ऑफ द नेक्स्ट स्टोरी। केस कामली फाउंडेशन करके एक संस्था है जो यमुना को बड़ी यूनिक तरीके से साफ कर रही है। अभी होता क्या है कि यमुना में बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा वीडियोस वायरल होती है, बहुत ज्यादा फोम होता है उसमें। ऐसा लगता है उसमें निरमा का एडवर्टाइजमेंट चल रहा हो, क्योंकि इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट, टॉक्सिन्स, पॉल्यूटेंट्स, ऑयल, ये सब होता है। ऐसे ही केस कामली फाउंडेशन है, ये बालों से उसको साफ कर रही है। हमारे जो बाल होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। हमारे बाल जो होते हैं वो लिपोहोलिक होते हैं, मतलब पानी जो होता है वो तो निकल जाता है, सूख जाता है, लेकिन बाल तेल को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इस फाउंडेशन ने क्या किया कि देश भर से जो भी डोनेटेड हेयर्स थे उनको मंगाया और उसके गत्ते बनाए, और उसको गत्ते बना बना के उन नालों पे डाल दिया जो सीधे यमुना में जा रहे थे। बालों के उन गत्तों ने उस गंदे पानी में से जितना भी सीवेज था, गंदगी, ऑयल या जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, उनको ऑब्जॉर्ब कर लिया। पर उसे एक छोटे से लेवल से ही सही, पर एक एग्जाम्पल सेट हुआ कि एक ये भी तरीका हो सकता है यमुना को साफ करने का। बट अगेन, एक फाउंडेशन नहीं कर पाएगी, सरकार को आना पड़ेगा, इंटेंट दिखाना पड़ेगा। और अभी तो क्या हो रहा है आप जानते ही हो, वो सड़कों पे झाड़ू नहीं मार पा रहे, नाले क्या साफ करेंगे। पर अभी टाइम है दिल्ली को वेनिस बनने में। वेनिस गए आप, वो रिवर जो दिखती है और उस पे वो जो बोट चलती है, क्या है वो नदी है, वो भी नाला है।
तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का एपिसोड। जो लोग मीम रिव्यू का इंतजार कर रहे हैं, याद दिला दूं, हम लोगों ने उसके लिए एक अलग से चैनल बना दिया है। इस हफ्ते हम लोगों ने हनी हु इज फनी पुलकित, वो तुम्हें याद है माय डियर फ्रेंड, सपना ग्रेट हरासमेंट, उसके साथ हम लोगों ने मीम रिव्यू रिकॉर्ड किया है, चैनल पे अपलोडेड है, जाओ देखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रिएक्ट एपिसोड अब सार्थक रिएक्ट चैनल पे आएंगे। संडे शो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लेट देम नो कि ऐसा भी कोई कंटेंट बन रहा है जहां पे झालमुड़ी की तारीफ नहीं करते हैं, 7 रुपए पेट्रोल को बड़ा नहीं बताते हैं, मेलोडी चॉकलेटी क्यों है ये सवाल नहीं पूछते हैं। मतलब थोड़ा सा ऐसा नॉर्मल आम जनता के मुद्दे उठा लिया करते हैं जब तक उठा पा रहे हैं। अगले हफ्ते मिलेंगे विद मोर न्यूज एंड एंटरटेनमेंट। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।